नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लघु कथाओं से संबंधित पाठ शेर पहचान, यह 4 लघु कथाएं इसमें दी गई हैं, इनको पढ़ेंगे। यह पाठ असगर फजाहत द्वारा लिखा गया है। इसमें शेर पहचान, 4 हाथ और साझा नाम से उनकी 4 लघु कथाएं दी गई हैं। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसको झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इसी कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, श्रम क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सहअस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रही। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस सदन प्रकृति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है और वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। 4 हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छीन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिलकर कल पुर्जी बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। मजदूरी की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं, समाज का धनाढ्य प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उनके कारणों को भी पड़ताल करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लघु कथा प्रथम, शेर। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सर पर सिंह निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। अगर झाड़ियां ना होती तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बड़ा कठिन हो जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवर को पटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इज्जत से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का एक बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी।
मैंने कहा वह शेर का मुंह है। उसने कहा गधे, वह शेर का मुंह जरूर है पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहाँ 10 दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा तुमसे किसने बताया? कहा शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? उल्लू बोला नहीं, यही सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह के अंदर चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे, कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, सब दुम दबाए हुए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकने कहा पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंख बंद किए हुए पड़ा था। उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा क्या ये सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है बताया गया मिथ्या है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह शेर का मुंह है। शेर का मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरी यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर भाग कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। लघु कथा 2, पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम करने की तुलना में बहुत अधिक और बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सुनवा दें क्योंकि बोला उत्पादन में सदा से बाधक रहा। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए। फिर उन्हें पता चला कि अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा दिन रात प्रगति करता रहा। एक दिन खिलाड़ी रामू और छिन्नू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सब को अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। लघु कथा 3, 4 हाथ। एक मिल मालिक की दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और उनका मालिक या मिल में और चीजों की तरह आदमी बनने लगेंगे, तब मजदूर भी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज्यादा हो, लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम कराने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा संभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने इस काम को पूरा करने में जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उन्होंने लोहे के हाथ लगवा दिए, पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बाद उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी अधिक कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए।
लघु कथा नंबर 4 साझा। हालांकि उसे मजदूरी की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझी की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझी खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझी में उसको कभी गुजारा नहीं होता और अकेले में खेती नहीं कर सकता, इसलिए भी खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह कहा कि उसके लिए साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेतों को अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत का नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की खेत सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ना तैयार हो गया तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ले। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, आपने और पराई की बात मत करो, ये छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों उसके सामने हैं, आओ हम मिलकर गन्ना खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने की एक छोर हाथी के सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। आशा है आपको ये लघु कथाएं पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।